नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का NH 24/7 पर। आप देख रहे हैं नया दिन नई खबरें और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दतिया की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जरा गांव में पुलिस पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया। पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया गया। मारपीट की जांच करने के लिए पुलिस की टीम पहुंच हुई थी और 6 से अधिक ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। बताते ये भी चले कि SI राकेश जाटव और 2 आरक्षक इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। 2 आरक्षकों के ग्रामीणों ने मोबाइल फोन छीन लिए। हमलावरों की पहचान में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां पे पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। दतिया से अहम खबर है। जरा गांव में पुलिस पर लाठी डंडों से ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। मारपीट की जांच के लिए पुलिस पहुंची थी। डीपार पुलिस पहुंची थी वहां पर, तभी कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर ही धावा बोल दिया। तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से जो खाकी है उस पर हमला हुआ है। DPR पुलिस पर 6 से ज्यादा ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लाठी डंडे उन पर बरसाए गए हैं। ASI राकेश जाटव के साथ ही 2 आरक्षक इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बड़ी खबर यह भी है कि 2 आरक्षकों के मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं। राजीव मिश्रा दतिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। राजीव, क्या हुआ था गांव में? पुलिस पर हमला हुआ, खबरें आ रही हैं। 3 दिन पुरानी बात है कि 2 समाजों में आपस में विवाद हुआ था। गुर्जर समाज और माझी समाज, दोनों समाज आपस में भिड़े हुए थे और जिसकी FIR भी हुई थी। FIR के बाद माझी समाज का यह आरोप था कि पुलिस ने जिस प्रकार से जो उनकी FIR थी वो उस प्रकार से नहीं लिखी थी। जो उनके साथ मारपीट की थी अन्य समाज के द्वारा, तो उसके खिलाफ FIR पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी थी, जिसका उन्होंने SDOP सेवड़ा को ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत कराया था। उसके बाद जब पुलिस डीपार थाना इलाका है, वहाँ का एक गांव है जरा, वहाँ विवेचना के लिए पहुंचती है, मौका मुआयना करने के लिए पहुंचती है। तो टीम में एक ASI और 3 आरक्षक मौजूद थे। तो एकाएक भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होती है और भीड़ कहीं ना कहीं जो लोग असंतुष्ट थे कार्रवाई से पुलिस की, वो उग्र हो जाते हैं और पुलिस टीम पे ही हमला कर देते हैं। उस हमले में 2 आरक्षक बुरी तरह से घायल हैं, एक ASI घायल है। आरक्षकों और सूत्रों की माने तो सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे 7 से 8 टाके लगे हुए हैं। पूरा मामला अभी इस तरह से है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौका मुआयना कर, तो ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। तमाम जानकारी के लिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आपको डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम से अपडेट कर देते हैं। अनूपपुर और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल में पेडल टू प्लांट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे सुनेंगे PM मोदी के मन की बात। दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का हिस्सा बनेंगे। दोपहर 1 बजे अनूपपुर जिले के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री। साथ ही पारसी में स्थानीय कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। शाम को 4 बजे जबलपुर पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। महाकौशल कॉलेज के नवीन भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह में भी वो शामिल होंगे। वहीं अन्य स्थलीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। रात को 8 बजे कलेक्टर कार्यालय में अहम बैठक लेंगे। संभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कमिश्नर, IG, कलेक्टर और SP भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर काफी व्यस्ततम शेड्यूल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का होने वाला है और रात को वो बैठक भी लेंगे कलेक्टर कार्यालय में। संभागीय अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जबलपुर में जिस नवीन भवन का लोकार्पण किया जाना है, बतौर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ही 24 करोड़ की लागत से इसको बनवाने की सौगात दी थी और देखिए भवन बनकर तैयार हो गया। आज इसका लोकार्पण कर रहे हैं मुख्यमंत्री। भोपाल से लेकर जबलपुर तक कई अहम कार्यक्रम CM के होने वाले हैं। इधर छत्तीसगढ़ की स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजन होने जा रहा है। राज्योत्सव हर लिहाजे से बेहद ही अहम है इस बार और 5 दिनों के राज्योत्सव में 2 से 2.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और इस वजह से ही पहले की तुलना में वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और कैसी है राज्योत्सव की तैयारी? क्या कुछ खास होगा? क्या होगा आकर्षण का केंद्र? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ेगी। इस लिहाज से भी तमाम व्यवस्था की जा रही है। मुख्य मंच की दाईं ओर डिजिटल प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित होगी।
छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, इसलिए इस बार राज्योत्सव जो होगा वो बेहद खास होगा। राज्योत्सव के मुख्य मंच को भी 2 हिस्सों में इस बार विभाजित किया गया है। मुख्य मंच के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा होगी उसके लिए व्यापक तैयारियां की गई, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उन्हें बैठकर सुन सकेंगे। मुख्य मंच में ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, इसलिए मुख्य मंच को खासतौर पर तैयार किया गया और साथ ही साथ हजारों दर्शक जो हैं वो संगीतमय प्रस्तुतियों का आनंद ले सके, इस तरह से व्यवस्थाएं की गई। लेकिन दूसरा जो हिस्सा होगा वो शिल्पग्राम और प्रदर्शनियों का होगा, जहां पर विभागीय प्रदर्शनियां भी लगाई जाएगी और शिल्पग्राम का जो हिस्सा होगा वो कुछ इस तरह से होगा जिसे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ की शिल्प कला, संस्कृति, परंपराओं का दर्शन जो है वो यहाँ पर आने वाले श्रोता कर सकेंगे। लेकिन विभागीय प्रदर्शनियां जो होगी वो भी बेहद खास होगी। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी होगी और 30 से अधिक स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। अब देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रदर्शनी लगाई जानी उसका काम तेजी से चल रहा है और 30 से अधिक विभाग के साथ साथ जो प्राइवेट एजेंसीज है उनके भी स्टॉल यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो इस तरह से पूरी जो तैयारियां हैं वो 2 हिस्सों में की जा रही है और यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर स्वास्थ्य केंद्र समेत कई आवश्यकता अनुसार निर्माण भी किए जाएंगे। राज्योत्सव का ये होगा आकर्षण। फन पार्क और मीना बाजार भी। फन पार्क में गेम जोन भी होगा। मीना बाजार में पारंपरिक झूले होंगे। फूड कोर्ट का भी किया जा रहा है निर्माण। दूसरे हिस्से में शिल्पग्राम और प्रदर्शनी होगी। प्रदेश भर के शिल्पकारों की कला होगी प्रदर्शित। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरों से लैस। कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। स्वास्थ्य केंद्र भी किया जा रहा है तैयार। शासन की योजनाओं की प्रदर्शनी भी। व्यावसायिक संस्थाओं की प्रदर्शनी भी लगेगी। पीएम मोदी की मौजूदगी से लेकर हर दिन एक सेलिब्रिटी का परफॉर्मेंस भी राज्योत्सव को खास बनाएगा। लोगों को किसी तरह परेशानी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण भी लगातार तैयारियों की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये तय है कि इस बार राज्योत्सव हर किसी के लिए यादगार होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्योत्सव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरिभूमि INS न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे में बड़ा बदलाव हुआ, जिस वजह से राज्योत्सव में होने वाले पीएम मोदी के कई कार्यक्रम भी बदल दिए गए हैं। पीएम मोदी अब 31 अक्टूबर को नहीं बल्कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे। सुबह 7:30 बजे दिल्ली से रवाना होकर प्रधानमंत्री मोदी 9:15 पर राजधानी रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर के 3 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे। राज्योत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस समय सबसे बड़ी जो खबरें तलाशी जा रही हैं जी, वो 2 विषयों के संदर्भ में है। एक नक्सल मोर्चे के संदर्भ में, दूसरा राज्योत्सव के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ अपने राज्य गठन के 25 साल पूरे करने जा रहा है 1 नवंबर को। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इसे भव्य स्वरूप देने के लिए प्रयत्नशील है। स्वयं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तैयारियों के सिलसिले में दिल्ली गए थे। न केवल उन्होंने प्रधानमंत्री को इसके लिए आमंत्रित किया था, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति जी को भी इसके लिए आमंत्रित किया था जी। अब जानकारी हमारे पास ये आ रही है कि प्रधानमंत्री, जिनका 2 दिन का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रवास के संदर्भ में निर्धारित था, युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी चल रही थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। और उस बदलाव की एक बहुत बड़ी वजह बिहार का विधानसभा चुनाव के चलते प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता है। प्रधानमंत्री के आवास के लिए खास तौर पर व्यवस्था नया रायपुर में की गई थी जी। निर्धारित कार्यक्रम ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री जी 31 अक्टूबर की शाम को रायपुर पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम रायपुर में करेंगे और 1 तारीख को विविध आयोजनों में शामिल होंगे। पहले तो उनका 31 तारीख को ही एक कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम था, जिसमें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नया परिसर तैयार हुआ है नए रायपुर में, उसका उन्हें उद्घाटन करना था। फिर व्यस्तता के चलते जानकारी आई कि प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को आएंगे तो सही, लेकिन विलंब से आएंगे, इसलिए वो उद्घाटन कार्यक्रम जो है उसे नए सिरे से तैयार किया गया और वो 1 तारीख को प्रस्तावित किया गया। तात्कालिक जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो निवास स्पीकर हाउस में बनाया गया था, जो नए रायपुर में बना है, अब उसके उपयोग की स्थितियां नहीं रह गई हैं। नए रायपुर में स्पीकर हाउस का उपयोग इस बार प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान नहीं होगा और न होने की वजह यह है कि अब जो नया कार्यक्रम बना है उसके तहत प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को रायपुर नहीं आ रहे हैं। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का रायपुर प्रवास टल गया है। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय रायपुर का दौरा भी टल गया है। प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय कार्यक्रम भी टल गया है।
अब प्रधानमंत्री राज्योत्सव में शामिल होने के लिए तो आएंगे, लेकिन केवल एक दिन के लिए आएंगे। अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 31 अक्टूबर को रायपुर आने वाले थे राज्योत्सव कार्यक्रम के सिलसिले में, अब 31 अक्टूबर की जगह वह 1 नवंबर को रायपुर आएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हुआ है। इधर सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने लाल आतंक की कमर तोड़ दी है। जी हाँ, एक तरफ लाखों करोड़ों के इनामी नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने बयान जारी कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को गद्दार और धोखेबाज करार दिया। हालांकि नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के बयान के बाद आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली नेता रुपेश ने विस्तार से आत्मसमर्पण की पृष्ठभूमि बताई और कई चौंकाने वाले राज सबके सामने रखे। मैं रुपेश चलिया सतीश तेलंगाना वालों के लिए आशन्ना पार्टी के तरफ से सेंट्रल कमेटी के तरफ से अभय के नाम से हमारे खिलाफ हमें गद्दार करार देते हुए एक प्रेस बयान जारी किया गया। उस प्रेस बयान के संदर्भ में हमारे तरफ से मैं प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। स्थितियाँ प्रतिकूल है। आज हम सशस्त्र संघर्ष को विराम देते हुए सरकार के साथ बातचीत करके सशस्त्र संघर्ष विराम देते हुए हम आगे का हमारा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी मैं स्पष्टता देना चाहता हूँ कि इस निर्णय को, दादा का निर्णय है ये, हम सहमत हो गया, जो मौजूद वहाँ है हम सहमत हो गया वहाँ था। लेकिन ये सीसी कोर बैठक आयोजन करके सीसी कोर बैठक में फैसला लेना है, ऐसा तय किए थे। हम सरकार के सामने भी वही मांग रखे थे कि तब तक पूरा 6 महीने का संघर्ष विराम का हम सब मांग करते आ रहे थे। हम अचानक उसे 1 महीने कम से कम हमारे कोर बैठक के लिए, बस उतना ही, दूसरा कोई ज़रूरत के लिए नहीं, कोर बैठक के लिए, कोर बैठक आयोजन करने के लिए जो सीसी कॉमरेड्स आसपास में हैं उन लोगों को एक जगह में आके कोर बैठक आयोजन करने के लिए अनुमति मांगे थे। एक शहरों में एसी रूम में बैठ के बात करते, आप लोग बस मरने दो इन लोग, आप लोग लाल झंडा पकड़ के आकर में जाने वाले लोग हैं, बस उतना ही है ना, क्यों मरना है इन लोग, यही बता रहे ना, कोई रास्ता दिखाने से अच्छा है आप लोग। हम ये नहीं कर रहे, शहदते रहते जरूरी है, लेकिन आप लोग तो कुछ रास्ता दिखाइए। रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता बंद हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी हो, कितना भी बदनाम होने दो, मैं इन लोगों को मरने से ऐसा देखना नहीं चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ। लेकिन और कोई विकल्प है क्या? आप लोग देखिए, एक माहौल तो बन गया। हम इस किस्म का निर्णय लेने की वजह से एक माहौल तो बन गया, पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये जो माहौल है, ये माहौल का इस्तेमाल करके हम कुछ आगे बढ़ सकते क्या? हम अप्रैल मई महीने में जो कोशिश किए थे, फिर एक बार हम कोशिश कर सकते क्या? वो जनवादी लोगों को छोड़ दीजिए, उन लोग ऐसा ही बात करते रहते। हमारा तरफ से ही करेंगे, हम मिल के करेंगे। हमारे बीच, हमारा अंदर क्रांतिकारी तत्व है, हम ऐसा कोई गद्दार नहीं बने। अभी भी आप लोगों को भी सम्मान दे रहे हैं, हमारे कामरेडों को, सभी कामरेडों को चिंता, यही कामरेड्स नहीं, वहाँ रहने वाले कामरेडों के प्रति भी चिंता है। और अगली बड़ी खबर बालोद से आ रही। महामाया माइंस के पास किसानों के आंदोलन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। लाल पानी से प्रभावित किसान आंदोलन कर रहे हैं। माइंस प्रबंधन ने थाने में इसकी शिकायत कर दी और 200 से ज्यादा ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पिछले 9 दिन से यह आंदोलन वहां पर चल रहा है। हजारों टन लौह अयस्क का कार्य प्रभावित हुआ है। रोजगार और मुआवजे की मांग पर ग्रामीण जो है वो अड़े हुए हैं। खेतों में लाल पानी से फसलें बर्बाद हो रही है, जिसके बाद ग्रामीणों का आक्रोश जो है बढ़ गया है और मुआवजे की वो मांग कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने की है। साथ ही साथ जो माइंस प्रबंधन है उन्होंने ग्रामीणों के खिलाफ मामले की शिकायत की है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। बालोद का ये पूरा मामला है। महामाया माइंस के पास किसानों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया है। लाल पानी से प्रभावित किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। माइंस प्रबंधन ने थाने में जाकर इस पूरे मामले की शिकायत की है। 200 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो महामाया माइंस के खिलाफ 9 दिन से आंदोलन कर रहे हैं अन्नदाता। हजारों टन लौह अयस्क का कार्य इससे प्रभावित हो रहा था, लेकिन बड़ी बात यह कि किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो रही है लाल पानी की वजह से।
इधर सरगुजा संभाग से शुरू हुई हवाई सेवा अब ठप पड़ती हुई नजर आ रही है। मौसम की खराबी का हवाला देकर कई बार सेवा बंद कर दी जाती है और इससे आम जनता बेहद परेशान है। इसके साथ ही विमानन कंपनी की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है और अब क्षेत्र के सांसद किसी दूसरी कंपनी से नियमित सेवा शुरू करने की बात में कह रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। 19 दिसंबर को जब रायपुर से अंबिकापुर हवाई सेवा की शुरुआत हुई थी तो उम्मीद जगी थी कि सरगुजा भी अब हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। 19 सीटर फ्लाइंग बिग विमान से रायपुर अंबिकापुर बिलासपुर रूट पर उड़ान शुरू की गई, लेकिन कुछ ही महीनों में ये सेवा मनमानी और रूट निर्धारण की खामियों की भेंट चढ़ गई। वहीं अब विपक्ष भी विमान की नियमित सेवा नहीं मिलने पर निशाना साध रहा है। ये एयरपोर्ट का जो झुंझुना भाजपा शासन ने जो हमको पकड़ाया था वो केवल एक झुंझुना था। सबसे पहले तो 72 सीटर का इन्होंने वायदा करके हमको 19 सीटर प्लेन थमा दिया गया। उसका भी जो इन्होंने बुकिंग एप्लीकेशन चालू किया वो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही बताते रहा। आम पब्लिक कभी भी अपने मोबाइल के माध्यम से कोई टिकट नहीं बुक कर पाया। वो या तो दलालों के माध्यम से टिकट बुक करे या तो खुद एयरपोर्ट जाके बुक करे। फ्लाइंग बिग कंपनी की मनमानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक टिकट बुकिंग की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की जा सकी है। फ्लाइट नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, जिससे न सिर्फ यात्रियों को परेशानी हो रही है बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। भले ही विमान का संचालन नहीं हो पा रहा हो, मगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें सिक्योरिटी के लिए 25 से 30 कर्मचारियों की नियुक्ति लगाई जाती है। इसके अलावा एयरपोर्ट ऑपरेशन के 32 कर्मी, मेडिकल के डॉक्टर समेत 3 कर्मी, एटीएस डिपार्टमेंट के 7 और फायर डिपार्टमेंट के 10 कर्मचारियों की ड्यूटी हर दिन लगाई जाती है। वहीं अब क्षेत्रीय सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा है कि इंडिगो कंपनी से बातचीत चल रही है और जल्द ही सरगुजा से नियमित सेवा शुरू करने की कोशिश की जाएगी। वे बात बोल हो तो तुम फिर बोलियो कि समय बता गए क्या, तो समय बताना जरा बड़ी मुश्किल काम होते। वैसे इंडिगो से मैं 2 बार सरकार की मीटिंग करवा चुके हूँ और 2 बार के मीटिंग में ऐसा उम्मीद है कि इंडिगो जो है वो प्रयास करे। का है कोई रूट में जब पहली बार चलाना होते तो ओमन सफल हो वो नहीं हो वो इस हिसाब से तैयार होए में जरा ओमन ला समय लगते। सरगुजा में सालों पुरानी हवाई सेवा की मांग पूरी नहीं होने पर लोगों को खुशी तो हुई थी, लेकिन फ्लाइट का नियमित संचालन न होना, टिकट बुकिंग में मुश्किलें और कंपनी की मनमानी से वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। अब उम्मीद है कि जल्द ही किसी नई एयरलाइन से सेवा शुरू होकर आम लोगों को राहत मिलेगी। अंबिकापुर से INS 24/7 के लिए संतोष कश्यप की रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। सिहोरा को जिला बनाने के लिए आंदोलन तेज कर दिया गया। आंदोलनकारियों ने आंदोलन शुरू किया है। भूमि समाधि सत्याग्रह की शुरुआत हुई है और लोग इसमें शामिल भी हो रहे। सिहोरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो भूमि समाधि सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी है, लोग इसमें शामिल हो रही हैं। सिहोरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। बताते आपको चले कि सिहोरा को लंबे समय से जिला बनाने की मांग जो है वो उठ रही थी और आंदोलनकारियों ने शुरू कर दिया एक बार फिर से आंदोलन। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि भूमि समाधि सत्याग्रह में शामिल हुए हैं लोग। सिहोरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आज 25 तारीख की रात को करना पड़ा क्योंकि वो गड्ढे भरवाने के लिए लगे हुए थे, इसलिए हम लोग गड्ढे में आके बैठ गए। और सिहोरा में होने वाले भू समाधि सत्याग्रह को विफल करने के लिए आज पुनः दूसरी जगह जब हमने गड्ढे किए तो प्रशासन अपने दल बल के साथ आया और इन गड्ढों को दोबारा पूरने की बात करने लगा। परिणाम स्वरूप हमें रात में इन गड्ढों पर समाधि स्वरूप बैठना पड़ा। सिहोरा से लेके दिल्ली का, मुंबई का, पूरे भारत का कोई कार्यकर्ता आके कह दे कि सिहोरा के जिले के निवासी ये बात गलत कह रहे हैं तो हम ये आंदोलन अभी बंद कर देंगे। और अगली बड़ी खबर आ रही है रीवा के त्योंथा से। ज्वेलर की दुकान में चोरी हो गई है। 26 ग्राम सोने की जंजीर से भरा हुआ डिब्बा पार कर दिया गया है। ज्वेलरी की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए है। 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। चाकघाट थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही। तस्वीरें आपको दिखाते हैं ज्वेलरी शोरूम की, जहां से चोरी हुई है।
तो चाकघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मौके से फरार हो गए। तस्वीर आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो इस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। त्योहार का पूरा मामला है, ज्वेलर्स की दुकान में चोरी हुई है। 26 ग्राम सोने की जंजीर से भरा डिब्बा जो है वो चोरों ने पार कर दिया। ज्वेलरी की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है और 2 बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।